नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आइए दोस्तों, इतिहास के सेशन को जानते हैं। इतिहास में जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था, यानी कि प्रारंभिक यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है, उसके स्रोत जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, उसी में से हमने चारों वेदों को जाना। समझे? आज हम जो जानेंगे बेटा, वो जानेंगे कि विदेशी जो हैं लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो कौन कौन है जिन्होंने भारत के इतिहास को जाना, समझा और लोगों के सामने, देश और दुनिया के सामने रखा। उसके बारे में हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे। और आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करना और कमेंट करना और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आपको। और यहाँ से जो क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे भी जाते हैं, इन पर भी बात की जाएगी और यहीं पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे। देखिएगा कि विदेशी यात्री जो थे, वो कौन कौन, उनका विवरण जो है किस तरीके से दिया गया है। तो देखिएगा कि विदेशी यात्री का विवरण में तो यूनानी है, यूनानी लोग, जो ग्रीक रोमन राइटर थे, वो लोगों का जिक्र हुआ है। ठीक। उसके बाद चीनी लेखक, उन्होंने कुछ भारत के इतिहास को जानने का, समझने का, लिखने का प्रयत्न किया और सबके सामने रखने का कोशिश की कि किस तरीके से उन्होंने भारत के इतिहास को रखा दुनिया के सामने। तो देखा होगा आपने, ये कौन है व्यक्ति? हुएंग सांग। हुएंग सांग है, ये चीनी यात्री है, चीनी लेखक है। ठीक है। उसके बाद अरबी लेखक, बेटा अरबी लेखक में देखो, ये देखो दिया गया है अल बरूनी। अल बरूनी की किताबुल हिंद, ये पुस्तक है। अल बरूनी के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद देखो अन्य लेखक में मार्को पोलो, जो पूरी दुनिया को घूमता फिरता रहता था, है। इसको देखो किस तरीके से अपना बोरिया बिस्तर लेकर के जा रहा है। बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रहा भाई? अगर कायदे में पढ़ोगे समझोगे, नहीं तो तुम्हारे घर ये आ जाएगा। देखो इसकी होलिया, देखो किस तरीके से इसका पहनावा है। ठीक है, हाँ समझ लेना। तो ये ह्वेंग सांग है। तो आइए जानते हैं। उसके बाद में हम लोग एक एक करके इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी, उनके बारे में हम लोग साझा करेंगे। तो देखिएगा, यूनानी लेखक, यूनानी इतिहासकार। तो देखो प्रमुख लेखक कौन कौन है जिन्होंने इतिहास को लिखा। तो देखो टेसियस, टेसियस हेरोटोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है बेटा। पिता कहा जाता है किसका? इतिहास का, हिस्ट्री का पिता कहा जाता है हेरोटोटस को। तो हेरोटोटस। उसके बाद मैगस्थनीज है, इंडिका पुस्तक लिखी थी। डाइमेकस, ये कौन है? यही से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा यूनानी लेखक नहीं है या यूनानी इतिहासकार नहीं है। तो देखो ये बहुत ही चर्चित नाम है बेटा, बहुत ही चर्चित नाम है। टेसियस, टेसियस, हेरोटोटस, मैगस्थनीज और डाइमेकस। तो देखिएगा कि टेसियस में यह ईरानी क्या था? राजवैद। ईरान का क्या था? ये राजवैद था। राजवैद था कौन? ईरान का। उसके बाद भारत के संबंध में इसका आश्चर्यजनक कहानियों के परिपूर्ण होने के कारण ये अविश्वसनीय है। बहुत ही इमेजिनिंग टाइप की ऐसी काल्पनिक कहानियों को इसने बताया, भारत की कहानियों को इसने गढ़ा, जैसे लग रहा हो कि धुआं में गांठ बांधना है, यानी धुएं में गांठ बांधने के जैसे। ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा के कहानियों को लिखता रहता भारत के विरुद्ध। तो भारत के संबंध में इसने बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों के परिपूर्ण होने के कारण ये कैसा है? अविश्वसनीय। अविश्वसनीय का मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से इसने भारत की कहानियों को लिखा बेटा। आइए जानते हैं कि हेरोटोटस, हेरोटोटस के बारे में सभी लोग जानते हैं, जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे, कि हेरोटोटस कौन था। तो इतिहासकार था, एक इतिहासकार था, और इतिहास को जानने और समझने का बहुत अच्छी अच्छी बुकों का लिखा इसने। इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोटोटस को कहा जाता है। तो आइए देखिएगा कि इसकी देखो हिस्टोरिका, हिस्टोरिका ये बुक है, याद रखना।
ये बुक है बेटा, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इसकी अगर पूछे जाए कि हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है, तो हिस्टोरिका। क्या नाम है? हिस्टोरिका। ठीक है। हेरोडोटस कौन था? यूनानी लेखक था, यूनानी इतिहासकार था। आई बात समझ? यूनानी इतिहासकार था और इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। देखो, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री इसे कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो आ गया मेगास्थनीज। ये बेटा कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो देखो, सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। सेलुकस निकेटर का क्या था? ये राजदूत था। देखो ये बैठा हुआ, क्या बात है क्या बात है, हैं? ये भी यूनानी था, यूनानी लेखक था, इतिहासकार था। ये चंद्रगुप्त के मौर्य के राज दरबार में आया था। किसके दरबार में आया? ये भी याद रखना। ये किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आता है। ठीक। और ये किसका राजदूत बनकर आएगा? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसकी पुस्तक पूछा जाती बहुत। पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इसकी मौर्य वंशीय शासन व्यवस्था को बहुत अच्छी तरीके से इस पुस्तक में दिया गया। किस तरीके से उसकी शासन व्यवस्था व प्रबंध सैन्य व्यवस्था किस तरीके से संचालित की जाती थी, वो सारी चीजें इसमें आपको मिलेगी। किसमें? इंडिका में। आगे देखिएगा, ये दिया भी है। देखो, मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलेगी किसमें? इंडिका में। किसमें मिलेगी? इंडिका में मिलेगी। आइए चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, डाइमेकस। क्या बेटा नाम है इसका? डाइमेकस। ये भी यूनानी था, यूनानी था। और ये सीरियन नरेश का राजदूत था, सीरियन नरेश का राजदूत। और ये किसके दरबार में आया? ये याद रखना। डाइमेकस किसके दरबार में आता है? बिंदुसार। बिंदुसार के हरक वंश का है ये, तो बिंदुसार के दरबार में आता है। बिंदुसार के दरबार में कौन आएगा? डाइमेकस। और अब कौन आएगा? तो देखो, डायोनीसियस। ये मिस्र नरेश टॉलमी इसका राजदूत था। ठीक। और ये अशोक के राज दरबार। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा इतिहासकार, कौन सा यात्री किसके शासनकाल में आया, ये जरूर पूछा जाता है। तो देखिएगा कि अशोक के राज दरबार में आया, ये बिंदुसार के दरबार में आता है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार। आगे देखिएगा, टॉलमी। ये दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि टॉलमी का दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल का जनक कहा जाता। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी किसने? टॉलमी ने। ठीक। आइए आगे, फ्लिन। ये पुस्तक इसकी क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ये भी याद रखना। उसके बाद भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी इसमें मिलती है। भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी मिलती है नेचुरल हिस्ट्री में। नेचुरल हिस्ट्री में मिलेगी आपको जानकारी। तो प्लिनी ने ये पुस्तक लिखी थी। आइए चलते हैं आगे। ये देखो, पेरियल प्लस ऑफ द इरीथियन सी। ये कौन व्यक्ति है भैया? ये भी वही है, यूनानी लेखक है, मगर इसका लेखक क्या है ये अज्ञात है। ये 80 ईस्वी के समय में भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। ठीक, इस पुस्तक में। आगे देखिएगा कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निकायस, अनेसियस और अर्थोबियोलियस ये मिलते हैं। प्रमाणिक जानकारियां विश्वसनीय हैं, यहां से मिलेगी आपको। याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। देखिएगा आगे देखो, अजीब अजीब नाम है, हम लोगों के यहाँ नाम कैसे होते हैं पप्पू ऐसे नाम होते, बड़ा छोटे छोटे नाम होते हैं। बाबू, सोना, धनिया, पुदीना, ये नाम होते हैं। ये कितने अजीब अजीब नाम हो। देखो, फैयान, फाइयान। हाँ, ये देखो यहां से क्वेश्चन भी बनता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो देखो, संबंधित राजा कौन है? गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके शासनकाल में ये आता है। गुप्त वंश का राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये आता है और उसके संबंधित है, यानी कि उसके शासनकाल में आएगा। है ये पुस्तक देखो है बौद्ध राज्यों का अभिलेख। बौद्ध राज्यों का अभिलेख मिलेगा इसमें। जानकारी आपकी
गुप्त काल की मिलेगी, विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति की मिलेगी। गुप्त काल की जानकारी मिलेगी और कहाँ की, उधर किस क्षेत्र की मिलेगी, तो मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति की जानकारी आपको मिलेगी इसमें, बौद्ध राज्यों का वितरण में, अभिलेखों में। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्ध बताया भैया, ये याद रखना है। ये टीजीटी पीजीटी में बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े झंझटी टाइप के पूछे जाते हैं। अब ये पूछ लेगा कि मध्यकालीन की जनता को खुशी और समृद्ध बताया, किसके द्वारा बताया गया, ये पूछेगा। तो किसके द्वारा बताया गया, फहियान के द्वारा बताया गया, ठीक, ये बताया गया। और पूछेगा कि किसके शासनकाल में आया, तो ये बता देना कि फहियान के शासनकाल में आता है, फहियान के शासनकाल में आएगा। और फहियान क्या नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आएगा कौन, फहियान। आगे चले, हर एक स्लाइड में बढ़िया बढ़िया चीजें हैं जो, हाँ, देखिएगा कि संघयुगन, संघयुगन ये भी व्यक्ति कौन है, ये भारत कब आया, 518 ईस्वी में भारत आता है, ठीक, भारत आएगा। और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध की प्रतियों को एकत्रित किया, यानी कि बौद्ध धर्म को समझने का, परखने का इसने क्या किया, सब जानकारियां इकट्ठी की इसने बौद्ध धर्म से लेकर के। अब देखो ह्वेंग सांग, ह्वेंग सांग ये कब आता है, ये एक यात्रा का जन्य यात्री है, आता है 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक ही रहे, 629 में आएगा और 645 में जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, यानी कि इसका शासनकाल हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में बेटा आएगा और ये 15 साल तक रहेगा। और इसकी पुस्तक बहुत पूछी जाती है, सी यू की, सी यू की, सी यू की, चू चा चू नहीं, सी यू की, ठीक है, सी यू की ये पुस्तक है। यानी कि सी यू की में मिलेगा क्या क्या आपको, हर्षकालीन, हर्षकालीन भाई, हर्षकाल भाई, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पे थी, है थानेश्वर थी, उसके बाद में कन्नौज बनाता है। तो हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी आपको मिलेगी सी यूकी में, सी यूकी में मिलेगी हर्षकालीन व्यवस्था के। और 138 देशों का विवरण मिलेगा आपको इसी पुस्तक में मिलेगा बेटा, कितने देशों का, 138 देशों का विवरण मिलेगा आपको सी यूकी में, ठीक, सी यूकी में मिलेगा। आगे देखो क्या है कि विशेष क्या है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था इसने। यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय तुम कुमार गुप्त ने बनवाया था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में यहाँ पर क्या करेगा, अध्ययन करेगा और फिर वहीं पर पढ़ाएगा, अध्यापन कार्य भी करेगा। तो अध्ययन और अध्यापन कार्य दोनों करता है, कहां पर, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक। आगे क्या दिया गया है कि समकालीन कुलपति कौन थे, आचार्य शीलभद्र। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है? तो जब वहां पर पढ़ा रहे थे तो वहां के उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम क्या था, तो कुलपति का नाम बेटा था आचार्य शीलभद्र। क्या नाम था, आचार्य शीलभद्र, ये नाम था। आइए आगे चलते हैं। इतिशंग, इतिशंग क्या है, देखो देखो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, एक चीनी यात्री और अनुवादक था। यानी कि ये भी कौन था, एक चीनी यात्री था, कौन था, ये चीनी यात्री था और अनुवादक था, यानी कि कोई भी भाषा में यह अनुवाद करता था, यानी कि कोई भी फारसी हो, तुर्की हो, इस तरीके से दूसरी भाषाओं में यह कन्वर्ट कर देता था, अनुवादक था। जानकारी समकालीन और भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इन सब की जानकारियां इसने कलेक्ट की, ठीक। आगे क्या देखो दिया गया, फहियान चीनी यात्रियों में है, सयुंग, वेंगसांग, इतिसंग, ये क्रम याद रखना कि कौन पहले कैसे आया है, सब ये क्रम याद रखना है, फहियान, संयुंग, वेंगसांग और इतिसंग, ये सब देखो क्या बात है। इसकी चलो मुछ बना देते हैं, ये लो, ये लो, ठीक, हाँ बढ़िया दिखेगा। ये कौन है व्यक्ति है, इतिशंग, इतिशंग बेटा, इतिशंग, ये क्या बात है, ये लो, ये लो, ये लो, क्या बात है, हाँ, हाँ, ये लो ये सही रहा, ठीक। तो ये इतिशंग, क्रम याद रखना। आगे चलते हैं, आगे अब देखो अरबी लेखक, अरबी लेखक क्या है,
अरबी लेखक में कौन कौन आता है, प्रमुख लेखक दिए गए हैं, तो अल बरूनी, इब्न बतूता, अल बरूनी और इब्न बतूता, यानी गजनबी के शासनकाल में जब महमूद गजनबी था, अल बरूनी साथ में लेखक आया। उसके बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक था तब ये आया था इब्न बतूता, ठीक, मोरक्को का था, समझे। तो ये इसके देखो बारे में देखो, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक कौन था, अल बरूनी। कौन था बेटा, अल बरूनी। अल बरूनी झा जो अरबी लेखक था और किसके साथ आया था, तो महमूद गजनबी के साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ आया था भारत, ठीक। अब इसकी पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, ये किताबों का नाम है। ये दो, किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, ये किताबों का, इसके बुकों का नाम है, ये दोनों एक ही नाम है, समझे। इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है, तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, ठीक। आगे देखो, इसकी जो भाषा है वो है अरबी था, तो बेटा अरबी होगी, है अरबी होगी। और इस बुक में कितनी चैप्टर हैं, तो 80 अध्याय हैं, ठीक। आगे देखो क्या दिया गया है जानकारी, इसमें क्या क्या मिलेगी आपको, किताबुल हिंद में धर्म की मिलेगी, दर्शन की मिलेगी, त्योहारों की मिलेगी, खगोल विज्ञान की मिलेगी आपको, यहाँ से समाज की मिलेगी, तंत्र मंत्र की मिलेगी आपको, यहाँ से ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। और राजपूत कालीन की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां भी यहीं से आपको मिलेंगी। अल बरूनी की पुस्तक याद रखना ये, ठीक। हाँ, और किसके साथ आया था ये याद रखना, ठीक, किसके साथ आया था ये याद रखना। और ये कौन है, तो अरबी लेखक है, ये याद रख। चलिएगा आगे, आगे चलते हैं। इब्न बतूता, क्या बात है, किसका बूता, चलते हैं। देखो इब्न बतूता, शाबाश, क्या बात है, ये देखो क्या फ्रेंच का दाढ़ी रखाए हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बढ़िया लग रहा भाई, है शिवा, बढ़िया लग रहा। देखो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, यानी कि जब दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा शासक था, कौन, तुगलक वंश का शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। ये एक कौन था, मोरक्को यात्री था, समझे। साउथ अफ्रीका से के पास में, साउथ अफ्रीका में ही पड़ता मोरक्को, वहां का यात्री था, लेखक था और खोजी था, यानी कि खोज भी करता था दूसरे दूसरे देशों में जा जा करके, और एक लेखक था, फिर खोज करके नई नई जानकारियों को कलेक्ट करता था, ठीक है। आगे देखो, पुस्तक यात्रा वृतांत पर लिखी गई है, कौन सी पुस्तक का नाम है, बहुत पूछे जाते, रेहला, रिहला, और ये अरबी भाषा में लिखी गई। अबे हम लोगों को ये बहुत ऐसे लगते हैं कि बड़े इजी क्वेश्चन है, इन्हें कौन पूछेगा। अबे बेटा, जब नानी याद आ जाती है जब ऐसे क्वेश्चन रख देता है कि बताइए रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, अरबी, तुर्की, फारसी, ऐसे पूछ लेता, फिर वहां बैठ के पुट्टी देखते हैं क्या हुआ, कौन सा होगा, अरे बड़ा तो बहुत है, आ ही नहीं रहा ध्यान, ठीक है। तो रेहला, ये पुस्तक जो है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखना किस भाषा में लिखी जाती है, अरबी भाषा में लिखी जाती है। आगे चलिएगा, 14वीं शताब्दी, जानकारी क्या क्या मिलेगी, 14वीं शताब्दी की भारत की परिस्थितियों की जानकारी आपको, 14वीं शताब्दी में जो भारत की क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी, है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। और दिल्ली सल्तनत की जानकारी आपको मिलेगी, दिल्ली की इस गद्दी पर उस समय कौन काबिज था बेटा, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, है। ये आएगा फिर दिल्ली का नाम कोतवाल बनेगा, उसके बाद ये भेजे जाएगा कहां पर, यानी कि चीन में राजदूत बना करके मोहम्मद बिन तुगलक भेजेगा इब्न बतूता को। आगे देखिएगा क्या दिया गया है, 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बना दिया। देखो काजी या न्यायाधीश बना दिया, है वो काजी बना दिया। उसके बाद में आगे क्या दिया गया, कब बनाया गया, 1333 में जब ये आया था। आगे कुछ है इसके बारे में, अन्य लेखक देखो, अन्य लेखक में आगे, हाँ आज लेखकों को ये कॉन्सेप्ट पूरा कर देते हैं। देखिएगा, मैं और तुमसे मोहब्बत इश्क हो, देखो तारानाथ, तारानाथ और मार्को पोलो, ये यात्री था बेटा,
ये यात्री था, इटली का यात्री था, घुमक्कड़ बहुत था व्यक्ति, बहुत इधर से उधर बहुत घूमता रहता था। ठीक, तिब्बती लेखक है तारानाथ। पुस्तक का नाम है कयुंगर तयुंगर। ये देखो क्या पुस्तकों का नाम है, कयुंगर तयुंगर। ये देखो अजीब अजीब नाम है, ये निकल के आएगा तारानाथ। ठीक है, हाँ ये देखिएगा, ये देखो दिया गया है इसका फिगर तारानाथ। हाँ, उसके बाद देखो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा पे आया था ये, 13वीं शताब्दी के अंत में। और ये क्या था, ये याद रखना, इटली का क्या था, ये यात्री था। और जब उसी में आया था, उसके राज्य में आएगा तो पांड्य इतिहास की जानकारी आपको मिलेगी, इसके द्वारा दी जाती है, मार्को पोलो के द्वारा। आइए, हाँ, पुरातत्व संबंधी स्रोत, पुरातत्व संबंधी स्रोत क्या क्या है देखो। तो पुरातत्व संबंधी एक तो अभिलेखों के माध्यम से मिलेगा आपको, एक तो स्तंभ लेख देखो मिलेंगे, उसके बाद सिक्कों से मिलेंगे, हैं सिक्कों से मिलेंगे आपको जानेंगे। देखो ये लिखे हैं, हाँ गुदवा, जैसे हम लोग रास्ते में बड़ी बड़ी पत्थरों पर लिखवा देते हैं, गुदवा देते हैं कि ये इसके द्वारा कर कमलों पर इसके द्वारा ये काम किया गया, उसके द्वारा वो किया गया। तो ये क्या है, ये आपको अभिलेख मिलेंगे। और ये स्तंभ लेख है, ये देखो ये आपको स्तंभ लेख देखने को मिलेंगे, स्तंभ। हाँ, और सिक्कों पर जानकारी में सिक्के मिलेंगे, कौन भाई किसमें किसका चित्र था, किसका कैसा था, ये जानकारी मिलती है कि कौन किसके समय की बात कर रहा है, किस सभ्यता की बात कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको यहां से मिलेंगी बेटा। और अध्ययन को क्या बोला जाता है ये याद रखना, इपिग्राफी। क्या बोला जाता है इसे, इपिग्राफी। ठीक, ये याद रखना, इपिग्राफी इसे बोला जाता है, इसके अध्ययन को, जो ये स्तंभ लेख हैं, अभिलेख हैं या सिक्कों पर जानकारी है, ये सब ये जो इसका अध्ययन करके हम लोग जानकारी कलेक्ट करेंगे, इसको बोला जाता इपिग्राफी। आइए देखो, महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ देखो कौन कौन से हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और अभिलेख। तो देखिएगा, ये देखो महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ में अभिलेख और शासक कौन था और उसमें जानकारी किसकी मिलेगी आपको। ये देखो, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा अभिलेख, तिथि सहित अभिलेख, यानी तिथि रहित अभिलेख है, यहाँ तिथि नहीं दी गई है। कलिंग राज खारवेल, वो शासक वहां का था कौन, कलिंग राज खारवेल। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कलिंग जो है किस प्रदेश को कहा जाता था। ठीक, तो कलिंग राज खारवेल। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया जाता है किस, इसमें हाथी गुम्फा में। कितना बढ़िया क्वेश्चन निकल के आएगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जानकारी जिक्र कहाँ मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जिसकी तिथि यानी तारीख दिन तारीख नहीं पता कब है कैसे है, तो ये नहीं दिया गया है। मगर कलिंग राज खारवेल के उस समय शासक था जब की बात है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ रुद्रदामन, रुद्रदामन वहां शासक था, तभी जूनागढ़ अभिलेख का वहां से मिलता है, जूनागढ़ द्वारा। और नासिक अभिलेख, अभिलेख शासक यानी गौतमी बलश्री थी वहां की शासक, गौतमी बलश्री थी शासक वहां के। उसके बाद है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख मिला है, तो उसमें क्या है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त उस समय शासक था। उसके बाद ऐहोल अभिलेख, ये बहुत पूछा जाता है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में ये अभिलेख लिखा गया है। आगे चलते हैं, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्धन है। ये जानकारी यहाँ पर क्या जानकारी मिलेगी आपको, रेशम बुनकरों की श्रेणियां मिलेंगी आपको इसमें मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, तो ये सारे अभिलेख हैं, बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना इन लोगों को। हाँ, आगे देखो क्या दिया गया, आगे क्या दिया गया है कि ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, नरेश भोज उस समय शासक कौन था, प्रतिहार नरेश भोज है। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त था, और भारत पर होने वाला हूण आक्रमण जो है इस अभिलेख में आपको मिलेगा, किसमें, भीतरी एवं जूना अभिलेख, भीतरी एवं जूना अभिलेख में आपको मिलेगा बेटे। ठीक, आगे चले, देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन,
बंगा वहां का सब शासक कौन था, देवपाड़ा अभिलेख की जानकारी कहां से, यानी कि तब लिखा गया था, तो ये कौन शासक उस समय था, तो बंगाल शासक विजय सेन की बात। और बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ, ये होलीडियो रोसस डोसस होलियोडोसस, ये है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यहां से मिलेगा, ध्यान रखना। एरण अभिलेख में देखो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बेटा है, इसे याद रखना। एरण अभिलेख में उस समय शासक था भानुगुप्त, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलेगा आपको एरण अभिलेख में। एशिया माइनर बोगाज गोई अभिलेख, ये शासक काल कोई है नहीं पता। इसके बाद वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नासत्य का उल्लेख मिलेगा आपको इसमें, कौन एशिया माइनर में। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो क्या क्या फिगर बढ़िया है। हाँ, आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, राधे राधे। सभी लोग चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ